नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का राइज अप क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर स्वागत अभिनंदन। काव्य शास्त्र की श्रृंखला में हमारी ये तीसरी और अंतिम क्लास है। आज से 10-12 दिन पूर्व हमने इस बात की चर्चा की थी और हमारे साथियों के आग्रह पर मैंने ये पाश्चात्य काव्य के जो ग्रेड फर्स्ट में 3 टॉपिक है उनको लेने का निर्णय लिया और ये आज अंतिम क्लास है आपके समक्ष लेकर आया हूँ। और इस बात को मैं आपको स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है मैंने 3-4 प्रमाणिक बुकों को अध्ययन करके सारगर्भित रूप में आपके लिए तैयार की है। और ये क्लास आपको प्रश्न भी देगी, एग्जाम ओरिएंट भी है और एक समझ भी विकसित करेगी। मेरा यही उद्देश्य रहा है, आप इसको क्लास को देखिए, फिर आप बताइए कि मैं अपने उद्देश्य में किस प्रकार सफल हो पाया हूँ और आगे आप जिस हिसाब से बताएंगे उस हिसाब की रणनीति के साथ आपके सामने आएंगे। और अब ये आज जो सिद्धांत लिया है उसका नाम है अरस्तू का त्रासदी सिद्धांत। इससे पूर्व हमने अनुकरण सिद्धांत पढ़ रखा है और मुझे उम्मीद है कि आपने उस क्लास को देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप देख लीजिए वो क्लास। ये तीनों क्लास आपको 101% समझ के साथ में प्रश्न देगी, ये मेरा मानना है। आप एक बार देख कर चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पिछली क्लास में हमने एक चीज़ की थी, सीधा परिचय पे आ गए थे और जिस चीज़ को हमने व्याख्यात्मक तरीके से हल किया था, जिस कथा वस्तु को, जिस तरीके को हमने मतलब जिस टॉपिक को जब आगे जाके उसको परिभाषाओं को, उसके जो मेन मूल जो टॉपिक है उसकी व्याख्याओं को अंदर जाके देखा, तो तब तक बहुत से विद्यार्थियों ने उस चीज़ को स्किप कर दिया था। और जो गंभीर विद्यार्थी उन्होंने वहाँ तक जाकर देखा भी, लेकिन जो नए स्टूडेंट थे जिन्हें लाभ पहुँचना चाहिए था, जिनको इस चीज़ का प्रतिफल मिलना चाहिए था, वो पूर्ण तरीके से नहीं मिल पाया। तो आज मैंने प्रयास किया है कि अपन इस क्लास की पहले से एक भूमिका पढ़ेंगे कि वास्तविक में ये सिद्धांत है क्या, यानी त्रासदी सिद्धांत है क्या और ये किस प्रकार से है। ये आपको मैं समझाना चाहता हूं भूमिका के रूप में। ये एक ऐसी दुखात्मक कथा वस्तु है जिसे नाटक के रूप में प्रस्तुत करके प्रेक्षक के हृदय में करुण और त्रास भावों को जगाना और बाद में उसका विरेचन करना, शुद्धिकरण करना इसका लक्ष्य है। और वह कथा वस्तु यानी घटना विन्यास, और वह कथा वस्तु यानी घटना विन्यास, घटनाक्रम गंभीर, विस्तृत और पूर्ण होनी चाहिए। इन 3 शब्दों को अपन पहले देखते हैं। गंभीर का यह अर्थ है कि एक ऐसे वैभवशाली कुलीन व्यक्ति को लिया जाए जिसका हम दुखात्मक तरीके से उसको राजा से रंक होते हुए दिखा सकें, उसे धनाढ्य से निर्धन होता हुआ दिखा सकें, ताकि एक व्यापक रूप से एक व्यापक जन समूह पर उसका प्रभाव पड़े और इससे नई सीख ली जाए कि इस प्रकार की भूल ना की जाए और इसके मार्फत हम त्रास और करुण भावों को प्रेक्षक के हृदय में जगा पाएं और उनका फिर शुद्धिकरण करके आनंदमयी शांति का अनुभूत करवा सकें। ये इसका लक्ष्य रहता है। तो हम यहाँ दूसरा शब्द है पहला गंभीर, यानी एक वैभवशाली कुलीन व्यक्ति को लिया जाए। फिर पूर्ण यानी स्वयं पूर्ण, इसका अर्थ है कि ये कहानी अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए, यानी इसका एक आदि होना चाहिए, एक मध्य होना चाहिए और एक अंत होना चाहिए। ये एक प्रकार से इस प्रकार का सेटअप हो जो एक आदि यानी एक तरीके की भूमिका बनते हुए उसको मध्य दिखाया जाए और अंत में उसका क्लाइमैक्स आए, और तीनों अपने आप में सहसंबंधित रूप से हो और प्रेक्षक के मन पे एक प्रभाव डाल सके, एक तरीके से वो उसमें बंध सके। ऐसी पूर्ण और स्वयं पूर्ण कहानी होनी चाहिए। फिर एक बचता है विस्तृत। विस्तृत का अर्थ है ये कहानी या ये नाटक, या कहानी का मैं कथा वस्तु के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं। मुख्यतः ये नाटक है जिसे हम मंचित करेंगे और श्रोताओं के मन में त्रास और करुण भाव को जगाएंगे, ये कार्य है इसका। और फिर उसमें त्रास और करुण भावों को जगाकर उनका शुद्धिकरण करना और अंत में एक शांतिमयी अनुभूति करवाना। तो यहां विस्तृत का अर्थ है ये जो हम नाटक ले रहे हैं, ये जो हम कथा वस्तु ले रहे हैं, हम जिस कथानक की बात कर रहे हैं वो अपने आप में इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसका आनंद भंग हो जाए और इतना संक्षिप्त या छोटा भी नहीं होना चाहिए ताकि उसकी मूल विषय वस्तु ही छूट जाए, उसका आदि छूट जाए या उसका क्लाइमैक्स छूट जाए, या उसमें जो अवान्तर ऐसी चीजें आनी चाहिए थी जो जरूरी थी वो ही छूट जाए। तो यहां इसका अर्थ ये हो जाता है। और यह सिद्धांत हमें सिखाता है कितना भी वैभवशाली व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो कोई भूल, अगर वो कोई गलती या अपने अहंकार से, भावावेश से, आत्मावेश से कोई भी ऐसी चूक कर लेता है, तो वो उस चूक के मार्फत जीवन के निचले पायदान पर आकर खड़ा हो जाता है
और निचले पायदान यानी वो तबाह हो सकता है। और ये कहानी हमें जीवन की सच्चाई हमारे सामने लाकर हमें बताती है कि किस प्रकार उस राजा को वो जो राजा था वो रंक हुआ, किस प्रकार धनाढ्य व्यक्ति निर्धन हुआ। तो ये हमें जीवन की सच्चाइयों से भी रूबरू करवाती है। साथ ही इस कहानी के मार्फत ये हमें तरुण और त्रास भावों को जगाकर उनका शुद्धिकरण तो करती ही करती है, अंतिम अंतिम रूप उसमें शांतिमयी अनुभूति भी हमें करवाती है। ये मुख्यतः इसकी भूमिका थी। आज हमने इसकी भूमिका जानी कि वास्तविक है क्या। और इसमें त्रासदी के कुल 6 अंग होते हैं और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कथानक। कथानक में मुख्यतः 3 प्रभेद आते हैं: महान त्रुटि, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान। इनको हम आगे जाके डिस्क्रिप्शन के रूप में पढ़ेंगे, वर्णन के रूप में पढ़ेंगे। तो हम अभी अपना सिद्धांत स्टार्ट करते हैं, त्रासदी सिद्धांत। त्रासदी का सर्वप्रथम विवेचन यूनान में हुआ। दुखात्मक नाटकों का मंचन यूनान में शुरुआत हुई उसकी। प्लेटो ने त्रासदी पर अपने विचार दिए, परंतु अरस्तु ने ही सबसे पहले त्रासदी का गंभीर एवं विशद विवेचन किया। प्लेटो का जो दृष्टिकोण था वो हमने अनुकरण सिद्धांत में देखा। उसी प्रकार का प्लेटो का जो दृष्टिकोण था त्रासदी के रूप में कि वो हमें कुछ सिखा के नहीं जा रहा था, ये हमें कोई किसी प्रकार की आनंदमयी शांति प्रदान नहीं करती है, इस प्रकार का था। तो इसी वजह से सबसे पहले इस त्रासदी का गंभीर और विशद विवेचन अरस्तु ने ही किया। अरस्तु के अनुसार त्रासदी की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि अरस्तु खुद क्या कहते हैं इस त्रासदी के बारे में, कि ये त्रासदी की परिभाषा देते हैं कि एक्चुअल त्रासदी है क्या। दुखात्मक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है। दुखात्मक ऐसे कार्य व्यापार, या कार्य व्यापार को हम थोड़ा तरीके से समझ लेते हैं क्योंकि इसकी शब्दावली थोड़ी कठिन है। कार्य व्यापार का अर्थ है किसी जीवन का अनुकरण, जिस कहानी को ले रहे हैं उसका अनुकरण। ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण जो गंभीर, पूर्ण और कुछ विस्तृत हो। इनके बारे में हमने चर्चा की है कि गंभीर का अर्थ क्या है कि एक बड़े लेवल का आदमी लिया जाए, एक बड़े लेवल का पात्र लिया जाए जो एक बड़े समाज या एक बड़े समुदाय पर प्रभाव उसका पड़ सके, जिससे ये कहानी विस्तृत और प्रभावपूर्ण हो। पूर्ण का अर्थ है वो अपने आप में स्वयं पूर्ण होनी चाहिए, उसका एक पूरा आदि, मध्य और आरंभ होना चाहिए और तीनों का उनमें सहसंबंध भी होना चाहिए। और कुछ विस्तृत, ना ज्यादा बड़ी हो और ना वो कहानी ज्यादा छोटी हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न अंगों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित हो, जो कार्य व्यापार के रूप कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं। यहां इस कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं, इसका अर्थ हम आगे देखेंगे। नहीं, जो करुणा और भय को उद्बुद्ध उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विवेचन करें। यह परिभाषा हमें क्या कह रही है? गंभीर, पूर्ण और विस्तृत, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। अब यह महत्वपूर्ण बात, यह अलंकरणों और कलात्मक भाषा इस प्रकार की भाषा हो जिसमें लय सामंजस्य बना हुआ हो और अलंकारों को भी एक संयमित तरीके से प्रयोग हो। ठीक है। फिर यहां कहते हैं कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं। यहां कहने का अर्थ है कि इसे मंचित किया जाना चाहिए, वर्णित नहीं। वर्णित करोगे तो फिर वो महाकाव्य में चली जाएगी, फिर ये त्रासदी सिद्धांत में नहीं रहेगी, त्रासदी या दुखात्मक नाटक नहीं रहेगा। यहां कहने का अर्थ है इसे नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाए, आख्यान यानी व्याख्यात्मक रूप से नहीं। और लास्ट इसमें यह बता दिया है, करुण और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विवेचन यानी उचित शुद्धिकरण किया जाए। त्रासदी में जीवन के किसी पक्ष का गंभीर चित्रण संवाद और अभिनय के द्वारा किया जाता है। यानी किसी गंभीर वैभवशाली जीवन का चित्रण संवादों और अभिनय यानी मंचित द्वारा या मंचित करके किया जाता है। स्पष्टता के लिए परिभाषा का विश्लेषण। अब हम उस परिभाषा को विश्लेषणात्मक तरीके से देख लेते हैं कि वो परिभाषा वास्तविक रूप में क्या कह रही थी हमारे। तो ये हमारे सामने है कि दुखांतक कार्य व्यापार का अनुकरण है, व्यक्ति का नहीं।
यहाँ इस बात को समझना है कि हम जो अनुकरण कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं कर रहे हैं, हम उस घटना का अनुकरण कर रहे हैं, उस घटना को समझ रहे हैं जो दुखात्मक रूप से हमारे सामने आई है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। इसको ऐसे समझें कि जिस प्रकार एक बार हमने किसी राजा का जो दुखात्मक नाटक यानी ट्रेजेडी, त्रासपूर्ण नाटक को प्रस्तुत किया था, फिर दूसरी बार किसी धनाढ्य व्यक्ति को कर दिया, तो हमें उस राजा से या उस व्यक्ति विशेष राजा के नाम से या उस धनाढ्य व्यक्ति को विशेष नाम से या उसी उन लोगों को नहीं अनुकरण करके उनसे मिली हुई सीख या उनसे निकली हुई कथा वस्तु का अनुकरण करना है। फिर अगली बात है, कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। इस बात को हम बखूबी से पढ़ के आए हैं, किस प्रकार गंभीर होता है, पूर्ण होता है और विस्तृत होता है। कार्य व्यापार अभिनय होता है, वर्ण्य नहीं। या मोटा मोटी बात निकल के आती है, मोटे तौर पे ऐसे समझे कि इसे अभिनय किया जाता है, यानी इसे मंचित किया जाता है, इसका वर्णन नहीं होता। अगर वर्णन हो जाएगा तो फिर वह त्रासदीपूर्ण नाटक नहीं होगा, वह त्रासद नाटक नहीं होगा, वह फिर महाकाव्य में चला जाएगा। भाषा लय, सामंजस्य, गीत आदि से समन्वित होती है। इसकी जो भाषा होती है वो एकदम लयात्मक, सामंजस्यपूर्ण और इसमें गीतों का प्रयोग समन्वित तरीके से, संतुलित तरीके से किया जाता है। कार्य व्यापार करुणा व भय को उद्बुद्ध कर, कार्य व्यापार करुणा व भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का विरेचन करता है। ये बात हम पहले पढ़ के आए हैं, पुनः बात इसको दोहरा लेते हैं कि ये करुणा और भय को, यानी ये कथा वस्तु हमारे अंदर करुणा और भय को उद्बुद्ध करके उन भावों का शुद्धिकरण करता है, उन भावों को विरेचित करता है। अरस्तु ने अपनी परिभाषा में, मिमेसिस बूचर ने इसे इमिटेशन कहा। यही बात है कि अरस्तु ने अपनी परिभाषा में, मिमेसिस बूचर ने इसे इमिटेशन शब्द का प्रयोग किया, जिसका अभिप्राय अनुकरण से है, लेकिन ये जीवन का अनुकरण ना होकर जीवन का निरूपण करना है और ये निरूपण कार्य का होना चाहिए। या पुनः इस बात को दोहराया गया है कि यह जीवन का अनुकरण ना होकर जीवन का निरूपण है। निरूपण का अर्थ है पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन। तो एक प्रकार का हूबहू किसी जीवन का अनुकरण नहीं है, उसे एक कलात्मक तरीके से इस प्रकार का सकारात्मक कलात्मक अनुकरण, जिसे जीवन को पुनर्निर्मित, पुनः प्रस्तुतिकरण रूप से प्रस्तुत किया जाए, जो प्रभावपूर्ण हो, जो श्रोताओं पर एक प्रभाव छोड़ सके, उसी हिसाब का अनुकरण है, ना कि उसके जीवन का हूबहू नकल उतारा गया है। त्रासदी का कार्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। इस बात को हम पहले जिक्र करके आए हैं कि इसका आदि, मध्य और अंत होना चाहिए। अरस्तु ने त्रासदी के लिए कलात्मक भाषा और सौंदर्य शैली को आवश्यक माना, यानी कि भाषा कलात्मक तरीके से हो और उसकी शैली भी बड़े प्रभावपूर्ण तरीके से, सुंदर तरीके से प्रस्तुत की गई हो। अरस्तु का मानना है कि कार्य अभिनीत होना चाहिए, वर्णित नहीं। पुनः इस बात को दोहराया गया है कि जिस त्रासदपूर्ण नाटक को हम ले रहे हैं उसका मंचन होना चाहिए, ना कि उसका वर्णन। एक प्रकार से दृश्य काव्य होना चाहिए, श्रव्य नहीं। करुण और त्रास के भावों का उद्रेक त्रासदी का लक्ष्य है। ये हम पहले जान के आए हैं कि करुण और त्रास मनोभावों का उद्रेक इसका लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है त्रासदी का, यही है। इसी प्रकार कामदी यानी कॉमेडी का लक्ष्य क्या है? हर्ष और हास्य का उद्रेक, हर्ष और हास्य को, यहां लिखा हुआ। इसी प्रकार हास्य का उद्रेक कामदी का लक्ष्य होता है। अरस्तु के अनुसार नाटक दो प्रकार होते हैं। अरस्तु ने क्या कहा है कि नाटक दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 त्रासदी, नंबर 2 कामदी। ये अरस्तु ने नाटक के दो प्रकार बताए हैं। अब हम यह देख लेते हैं कि अरस्तु ने इसके जो त्रासदी के 6 अंग बताए थे वो किस प्रकार है, क्या है, उनको हम अच्छे से और व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इन जैसे कथानक है, चरित्र चित्रण है, विचार तत्व है, इसी प्रकार पद योजना है, संगीत है, दृश्य विधान है, इनको हम एकदम वर्णनात्मक तरीके से हल करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादातर इसके सवाल ऊपर से ही आ जाते हैं कि ये जो त्रासदी के अंग कितने हैं, निम्न में से कौन सा अंग नहीं है। हम
अंत में PYQs हल करेंगे, वहाँ हमें इस बात की एक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। उसके बाद अगर कहीं से ज़्यादातर सवाल आता है तो वो आता है कथानक से, और कथानक को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका सवाल अगर कितना भी डीप गया, कितना भी डेप्थ गया, तो आपको यहाँ अपनी इस सारगर्भित मैटर से सवाल भी मिलेगा और समझ तो विकसित आप पढ़ोगे तो हो ही जाएगी। त्रासदी सिद्धांत के 6 तत्व या अंग, त्रासदी के 6 अंगों की चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि अरस्तु का कला वर्गीकरण, कला संबंधी जो वर्गीकरण है उसके 3 भेदक तत्व स्वीकार किए गए हैं। कि जैसे कि माध्यम, अरस्तु ने ये दुखात्मक जो नाटक है, त्रासदपूर्ण नाटक है, ये किस माध्यम से दिखाया है। तो यहाँ हम संगीत और पद रचना को ले लेंगे, पद विन्यास को ले लेंगे, यानी कि ये नाटक दिखाने का जो माध्यम है वो संगीत है और पद रचना है, पद विन्यास है, दिखाने के साधन। उसी प्रकार विषय को लेते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। तो यहाँ कथानक, चरित्र चित्रण और विचार तत्व, ये तीनों अंग विषय के अंतर्गत आ जाएंगे। यहां देखो क्या दिखाया जा रहा है, यानी कार्यरत मनुष्य, मनुष्य का उच्च और श्रेष्ठ चरित्र चित्रण यहां दिखाया जाएगा। ये इसका विषय है, इस नाटक का विषय। पद्धति, विधि, रीति, तरीका क्या रहेगा, दिखाने का तरीका क्या रहेगा, और दृश्य विधान नामक जो अंग है वो इसके अंतर्गत आएगा। जैसे नाटक रूप में दिखाया जाएगा, अभिव्यंजनात्मक रूप में दिखाया जाएगा, वर्णीय रूप में दिखाया जाएगा, किस रूप में इसको दिखाया जाएगा, इसके बारे में उसकी रीति या तरीका दृश्य विधान है, और यह नाटक के रूप में दिखाया जाएगा। त्रासदी के 6 अंग आप देख लीजिए, कथानक, चरित्र चित्रण, पद रचना, विचार तत्व, संगीत और दृश्य विधान। अब जैसे कथानक के अंदर कर आगे जाएंगे तो हमने एक चर्चा की थी कि महान त्रुटि, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान, ये उसका कथानक का मूल रहेगा। हम इसको पढ़ेंगे किस प्रकार एक त्रुटि के माध्यम से उस व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, और अंततः गत्वा किस प्रकार उस ज्ञान की परिणति होती है, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो आगे उसको हम व्याख्या के साथ में देखेंगे। तब ये कथानक दिखा तो मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बता दिया। कथानक बहुत महत्वपूर्ण है त्रासदी में। कथानक का अर्थ है, आप इसको समझें, कथानक है क्या। कथानक उस घटनाक्रम को कहा जाता है जो हमने नाटक के रूप में ली है, दुखात्मक नाटक के रूप में ली है। कथा वस्तु, विषय वस्तु, इसे हम विषय वस्तु भी कह सकते हैं। अर्थ है घटनाओं का विन्यास, घटनाओं का क्रम। कथानक को त्रासदी की आत्मा स्वीकार किया गया है, इस बात को आप महत्वपूर्ण रखें। ये सवाल भी आ सकता है कि किसको त्रासदी की आत्मा या हृदय कहा गया है, तो कथानक। इसे सबसे महत्वपूर्ण अंग भी माना गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण अंग माना गया यानी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ ही मानने के कारण भी स्पष्ट किए हैं। इसको ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, इसके कारणों को भी स्पष्ट किया गया है। तो हम लेते हैं पहला कारण, त्रासदी अनुकृति है व्यक्ति की नहीं, कार्य की तथा जीवन की। या यह कहा जा रहा है कि हम जिस वैभवशाली व्यक्ति की जो दुखात्मक नाटक ले रहे हैं, तो उस व्यक्ति का अनुकरण नहीं करेंगे, उसकी अनुकृति नहीं करनी है हमें। ये जो अनुकृति है वो उसके जीवन की है, उसकी कहानी का है, और वो भी जीवन भी कैसा, पुनर्निरूपित यानी रिप्रेजेंटेटिव रूप में हमारे सामने लाया जाता है। जीवन कार्य व्यापार का ही नाम है, महत्वपूर्ण बात है, जीवन कार्य व्यापार का ही नाम है। इसमें थोड़ी शब्दावली हार्ड पड़ जाती है, यानी हार्ड हो जाती है, जिससे क्या है, समझने में थोड़ी दिक्कत पैदा होती है। अगर समझने वाला और समझाने वाला हो इसको व्यवस्थित तरीके से, तो इसके सवाल भी आसानी से किया जा सकता है और इसकी समझ भी आसानी से विकसित की जा सकती है। तो कार्य व्यापार का ही दूसरा नाम जीवन है, बार बार ये शब्द आ रहा है। अतः जीवन की अनुकृति में कार्य व्यापार ही प्रमुख है। जिसकी हम अनुकृति लेंगे वो कार्य व्यापार, यानी एक प्रकार से जीवन की अनुकृति, एक कहानी की अनुकृति है, व्यक्ति विशेष की नहीं। काव्यगत प्रभाव का स्वरूप सुख या दुख होता है और यह कार्य पर निर्भर करता है। अतः कार्य या घटना ही त्रासदी का साध्य है। या ये बात दिखा जाती है कि जिस कथा वस्तु को लिया है वही इसका साध्य है। और सुख या दुख का अर्थ है, सुख या दुख का यह अर्थ है, ये काव्यगत प्रभाव किस प्रकार से कि ये लक्ष्य वही हमें पता चलेगा जब
हम उसको मंचित करते हैं और प्रेक्षक के हृदय में अगर सुखात्मक अनुभूति होती है तो वह कामदी है, और दुखात्मक अनुभूति होती है तो त्रासदी है। इस बात का यही है और वही इसका साध्य है। चरित्र कार्य व्यापार के साथ गौण रूप से स्वयं ही आ जाता है। चरित्र कार्य व्यापार के साथ गौण ही स्वयं ही आ जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप अगर कहानी, कथा वस्तु, विषय वस्तु अगर प्रभावपूर्ण लेते हैं तो पात्रों का चयन अगर सामान्य तरीके से करोगे तो भी वे अपना प्रभाव छोड़ जाएगी। अगर आपने विषय वस्तु को ही कमजोर ले लिया है और चरित्र चित्रण या पात्रों को इतना मजबूत ले लिया है तो फिर वो पात्र इतना प्रभाव नहीं छोड़ सकते, क्योंकि घटना छोड़ेगी। जो प्रभाव है वो घटना छोड़ेगी, पात्र नहीं। तो यहां कहने का अर्थ है अगर हमारी घटना मजबूत होगी तो गौणतः उनका चरित्र चित्रण हमारे साथ स्वयं ही आ जाता है। बिना कार्य व्यापार के त्रासदी नहीं हो सकती, बिना चरित्र चित्रण के हो सकती है। यहां ये कहा गया है कि आप, वही बात है कि आप अगर प्रभावपूर्ण तरीके से कथा वस्तु नहीं ले पाते हैं तो फिर जो कहानी या जो दुखात्मक नाटक हम लेना चाहते हैं, जिस तरीके से मंचित करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगी और अपना लक्ष्य नहीं पा सकेगी। लेकिन अगर आप कहानी, कार्य व्यापार, कथा वस्तु, उस नाटक को, इस नाटक के रूप को इतना मजबूत तरीके से ले लेते हैं, इस प्रभावशाली तरीके से ले लेते हैं, तो फिर उनका चरित्र चित्रण यानी पात्र अपने आप सामान्य होते हुए प्रभावपूर्ण हो जाएंगे। यानी बिना चरित्र चित्रण हो सकती है। त्रासदी में कार्य व्यापार महत्वपूर्ण है और उसके बिना त्रासदी घटित नहीं हो सकती। चरित्र यानी महत्वपूर्ण चरित्रों के या पात्रों के सामान्य प्रयोग से भी हो सकती है, उसके बिना भी हो सकती है। कहानी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। चारित्र्य व्यंजक भाषण, विचार अथवा पदावली उतना कारुणिक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता जितना कथानक। ये बात कितनी महत्वपूर्ण है कि चरित्र या पात्रों का चयन हम कितने भी संयमित तरीके से कर लें, उनका नाटक में प्रभाव एक आ सकता है, सहयोगात्मक रूप से उस नाटक को और ज्यादा निखार ला सकते हैं, उस दुखात्मक नाटक को। लेकिन अगर कथानक कमजोर रहेगा तो वो उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा और अपने लक्ष्य, कारुणिक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते जितना कथानक कर सकता है। यानी कि पात्रों का सामान्य चयन और कथानक मजबूत होगा तो वो लक्ष्य पा सकता है, लेकिन कथानक कमजोर हो और पात्रों का मजबूत चयन भी हो तो वो प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, वो करुण और त्रास भावों को उद्बुद्ध करने में असफल हो जाएंगे। त्रासदी के सबसे प्रबल आकर्षक तत्व स्थिति विपर्य तथा अभिज्ञान कथानक के ही अंश है। इसकी हमने चर्चा की है और आगे जाके इसको तरीके से देखेंगे अपन कि स्थिति विपर्य क्या है, अभिज्ञान क्या है, महान त्रुटि क्या है। अरस्तु ने विषय के आधार पर 3 प्रकार के कथानक माने। कथानक अरस्तु ने 3 प्रकार के स्वीकार किए थे: दंत कथा मूलक, कल्पना मूलक, इतिहास मूलक, यानी ऐतिहासिक कल्पना और अंतर कथा के रूप में। इन दोनों में से अरस्तु ने दंत कथा को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। हालांकि इनको भी माना, अगर ये आनंदमयी प्रभाव छोड़ सकती है तो ये भी ठीक है, तभी तो इन तीनों का आधार, विषय का आधार मान के स्वीकार किया गया। लेकिन मुख्यतः दंत कथा को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि उसमें कल्पना का अंश भी होता है। दंत कथा का अर्थ है जो हम पहले से सुनते आ रहे हैं, अंतर कथाएं, जिसमें कल्पना का भी अंश होता है और उसमें कुछ इतिहास भी घटित हुआ होता है, इसलिए इसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना था। यानी सत्य और कल्पना दोनों इसमें निहित होती है। इन तीनों में दंत कथाओं को ही त्रासदी के श्रेष्ठ आधार के रूप में माना, पर उन्हें भी त्रासदी का आधार स्वीकार किया जा सकता है जो हमारे लिए आनंदप्रद हो। यानी कि हमें अगर आनंद दे पाते हैं तो कल्पना मूलक और इतिहास मूलक को भी स्वीकार किया जा सकता है। शिल्प की दृष्टि से कथानक के 2 भेद किए। वो क्या था? विषय के आधार पे थे, ये शिल्प की दृष्टि से हैं। पहला सरल, दूसरा जटिल। इनका निर्णय कार्य के अनुरूप होता है। अगर कार्य सरल है तो कथानक सरल है, अगर कार्य कठिन है तो कथानक जटिल है। अब सरल और जटिल को हम एक तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि सरल कथानक है वो किस प्रकार का होता है और जटिल कथानक है वो किस प्रकार का होता है। एक और लिखेंगे इसको, और नहीं, एक और अविच्छिन्न कार्य व्यापार जिसमें स्थिति विपर्य और अभिज्ञान के बिना ही भाग्य परिवर्तन हो जाता है, यानी कार्य सीधा घटना की ओर बढ़ता है। अब हम थोड़ी स्थिति विपर्य और महान त्रुटि और अभिज्ञान के बारे में चर्चा कर लें ताकि ये हमें समझने में आसानी हो। जिस वैभवशाली और कुलीन व्यक्ति की हमने चर्चा की थी
जिसको हमने पात्र का नाटक का केंद्रीय पात्र माना था, उसके बारे में कि वो किस प्रकार क्या चीज़ें करता है, ये तीनों उस कहानी के या उस कथा वस्तु के ही अंतर्गत आने वाले तत्व हैं। जो पहला है महान त्रुटि, वह पात्र किसी रूप में महान भूल करेगा, महान चूक करेगा। जैसे हमने चर्चा की, अहंकार में कोई ऐसा डिसीजन ले ले जो उसके पतन का कारण बने। तो जो महान त्रुटि है उसका अर्थ है कि उस पात्र के द्वारा हुई गलती, सरल शब्दों में आप समझे। और दूसरी बात है स्थिति विपरीय, यानी उस गलती के बदौलत उसकी स्थिति विपरीत होगी। विपरीय का अर्थ विपरीत हो जाना, यानी उसका भाग्य परिवर्तन हो जाता है, यानी उसका भाग्य उलट जाता है। तो पहले उस वैभवशाली व्यक्ति से एक प्रकार की त्रुटि होती है, एक भावनावेश कह सकते हो, आवेश में आकर कुछ हो सकता है, या अहंकार के रूप में कोई ऐसी चूक या ऐसा डिसीजन हो जाता है जो उसके पतन का कारण बनता हुआ हमें दिखाया जाता है। तो पहली महान त्रुटि होगी, और उसके बाद उसी त्रुटि के बदौलत उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो उसके आशा के अनुरूप नहीं होगा, यानी कि उसे नीचे लाने की ओर कोशिश करेगा, उसके भाग्य को विपरीत, जिसे स्थिति विपरीत कहेंगे। फिर तत्पश्चात वो घटनाएं घटित होते होते अंततः उसे अभिज्ञान, यानी उसे अज्ञान से ज्ञान होगा कि उसके साथ जो घटनाएं घटित हुई है वो किस प्रकार हुई है और किस कारण से हुई है। उस कारण को खोज पाना, यानी कि उसे एक ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे अभिज्ञान कहा जाता है। लेकिन वो इतना देरी से पता चलता है कि तब तक वो दुखात्मक नाटक अपना स्वरूप ले चुका होता है, एक कहानी के रूप में हमारे सामने आ चुका होता है। उस व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ उसे समझ विकसित हो जाती है, उसे ज्ञान हो जाता है, उसे अभिज्ञान कहते हैं। चलो, अब हमें समझने में आसानी रहेगी कि सरल कथानक क्या है और जटिल कथानक क्या है। एक और अविच्छिन्न कार्य व्यापार, जिसमें स्थिति विपरीय और अभिज्ञान के बिना ही भाग्य परिवर्तन हो जाता है, यानी कार्य सीधा घटना की ओर बढ़ता है। यहां एक बात समझी गई है, एक बात समझनी होगी कि एक और अविच्छिन्न रूप से, यानी कोई बिना अविच्छिन्न यानी बिना किसी बाधा के कार्य व्यापार सीधा घटना की ओर बढ़ता है। इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती और यह बताया ही नहीं जाता कि स्थिति किस प्रकार उलट हुई, क्या हुआ, सीधा वहां से घटना की ओर बढ़ा जाता है। और ये एक सरल प्रकार का रूप है, इसे ज्यादा प्रभावपूर्ण नहीं माना जा सकता जब घटनाओं को तरीके से दिखाया ही नहीं गया हो। जो इसके महत्वपूर्ण कथानक के अंश है, जिसमें महान त्रुटि, स्थिति विपरीय और अभिज्ञान, इन चीज़ों को अगर सही तरीके से दिखाया ही नहीं जाता और उसके बाद में सीधा घटना की ओर बढ़ा जाता है, तो वो सरल और अविच्छिन्न कथानक कहा जाएगा, सरल और अविच्छिन्न रूप कहा जाएगा, जिसमें बाधाएं नहीं आएगी, यूं समझे आप। जटिल, यहां भाग्य परिवर्तन के लिए स्थिति विपरीय और अभिज्ञान का सहारा लिया जाता है। यहां कथानक सीधा विकास व चरम स्थिति पे नहीं बढ़ता, यानी इसमें तीनों रूप आएंगे, वो महान त्रुटि, स्थिति विपरीय और अभिज्ञान। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हम जिस को सही तरीके से मंचित करते हैं वो जटिल कथानक ही होता है, वो ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार का ना तो प्रभाव छोड़ सकता है और ना ही त्रास और करुण भावों को तरीके से उद्बुद्ध कर सकता है। अरस्तु के मत में कथानक का उचित आयाम का अर्थ, यानी एक स्वरूप कैसा होना चाहिए, उचित आयाम का अर्थ अरस्तु क्या कहना चाहते हैं, ऐसा आकार जिसे दृष्टि ऐसा आकार जिसे दृष्टि एक साथ समग्र रूप में ग्रहण कर सके। इसी प्रकार का आयाम कथानक के लिए सुंदर होता है। यहां दृष्टि एक साथ ऐसा आयाम होना चाहिए जो लंबा विस्तृत ना हो, एक तरीके से जिसे हम दृष्टि एक साथ अनुभव नहीं कर सके या उसको एक निश्चित स्वरूप में ग्रहण नहीं कर सके, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसका सार तत्व पीछे छूट जाए। तो अरस्तु के मत में यह था कि ऐसा आकार जिसे दृष्टि एक समग्र रूप में ग्रहण कर सके। अरस्तु ने कथानक के 4 मूल गुण माने। हम इस कथानक के गुणों को पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या 4 मूल गुण क्या माने थे। पूर्णता, जिसकी हमने पीछे चर्चा की है, पुनः देख लेते हैं कि इसका एक आरंभ, मध्य और अंत होना चाहिए। नाटक के आरंभ से ही प्रेक्षक को पूर्ववर्ती घटनाओं को जानने की जिज्ञासा ना हो। जैसे हमें मुख्यतः याद रखना है कि ये 4 मूल गुण कौन से हैं। सवाल हमारा यहीं से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा समझ विकसित करने के लिए हम इसको समझ लेते हैं कि पूर्णता है क्या, कि उसका नाटक का आरंभ, मध्य और अंत होना चाहिए, और
प्रेक्षक यानी जो देखने वाला है उसके मन में पूर्ववर्ती घटनाओं को जानने की जिज्ञासा ना हो। अगर पूर्ववर्ती घटना को जानने की जिज्ञासा रहेगी तो आरंभ कैसे होगा, वो तो फिर मध्य हो जाएगा, क्योंकि पहले की घटना वो जान चुका है। तो इस प्रकार की जिज्ञासा उसमें ना हो। एकान्विति दूसरी बात है। पहला पूर्णता, दूसरा तीसरा संभाव्यता या आवश्यकता, और चौथा सहज विकास। पहला हमने पूर्णता के बारे में जाना किस प्रकार था, फिर एकान्विति, संभाव्यता या आवश्यकता और सहज विकास। इन चारों को हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। फिर अन्य भी इसके जो गुण हैं वो नीचे दिए गए हैं, लेकिन मुख्यतः पूर्णता क्या होती है, एकान्विति क्या है, संभाव्यता या आवश्यकता क्या है और सहज विकास किस प्रकार है, तो ये हमें जानकारी होगी तो हमें फिर इनको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो मैं इनको सीधा भी लिख सकता था कि पूर्णता, संभाव्यता, एकान्विति, सहज विकास, फिर उसको याद तो कर लेते, लेकिन ये है क्या उसका थोड़ा वर्णन हो जाए तो हमें समझ में आ जाए कि वास्तविक ये क्या चीज थी, ये क्या गुण थे। एकान्विति का अर्थ है कार्य की अन्विति, मुख्य कथा से सीधी जुड़ी हो, कार्य कारण संबंध। यानी ये जो आरंभ आदि मध्य था, आरंभ आदि मध्य और अंत था, वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, कार्य कारण आपस में उनका संबंध होना चाहिए, अलग थलग महसूस ना हो, उनकी एक अन्विति होनी चाहिए, उनका मुख्य कथा से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुख्य कथा कुछ और कह रही है आरंभ में और मध्य आते आते कथा दूसरी कुछ कहानी कह रही है, ऐसा ना हो। इस वजह से उनमें एकान्विति होनी चाहिए। संभाव्यता या आवश्यकता क्या है, घटित हो चुका उसका नहीं, जो घटित हो सकता है, यानी संभाव्यता जो घटित हो सकता है उसके बारे में बताया जाए, उसका वर्णन हो सकता है, उसका वर्णन ही साथ ही आवश्यक उसका वर्णन हो, और साथ ही आवश्यक यानी कथानक में जो घटना हो वो जरूरी होनी चाहिए। अवान्तर कथाएं नहीं ली जानी चाहिए। जो वास्तविक सायोगिक घटना है उन्हीं को ही रखना चाहिए, मुख्य घटना के साथ उन्हीं घटनाओं को समाहित करना चाहिए जो उसके लिए घटना के लिए आवश्यक हो। अन्यथा ऐसी कथाओं और या अवान्तर कथाओं को नहीं जोड़ा जाए जिससे उसका वैभव नष्ट हो जाए, उस नाटक का जो प्रभावपूर्ण तरीका है वो सीमित हो जाए। सहज विकास, विषय या कथा वस्तु का विकास प्राकृतिक, तार्किक और क्रमबद्ध होना चाहिए। यानी इस प्रकार से हो जो उस कथा का विकास हो रहा है, जो उस कथा को सहज रूप से आगे बढ़ी जा रही है, जो कथा वो प्राकृतिक रूप से नजर आए, कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल तरीके से नहीं हो, जिसमें ऐसा कोई भड़काऊपन ना हो, वो एकदम सहज तरीके से हमारे सामने आए। और तार्किक, एक दूसरे से तर्क से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसी नहीं हो कि अतार्किक रूप से पहली घटना कुछ और कह रही है, अंतिम घटना कुछ और कह रही है, इस हिसाब से नहीं हो। उनका एक क्रमबद्ध रवैया होना चाहिए। कथानक में कौतूहलता, साधारणीकरण व आकस्मिकता जैसे गुण भी मौजूद होने चाहिए। यानी उस कथा में थोड़ी कौतूहलता होनी चाहिए, साधारणीकरण, उन पात्रों का साधारणीकरण किया जा सकता होना चाहिए, और आकस्मिकता, जो घटनाएं होती है वो अचानक इस प्रकार से हो, सहज तरीके से, ताकि श्रोताओं को थोड़ा बांधने में मजबूती प्रदान मिल सके। ऐसे गुण भी मौजूद होने चाहिए। शिल्प की दृष्टि से अरस्तु ने त्रासद कथानक के दो भेद किए थे। ये पुनः इसलिए आया, हम थोड़ा इसको डीप में जाके पढ़ेंगे कि सरल और जटिल क्या थे और किस प्रकार थे। तो पहला सरल, दूसरा जिसको हम पढ़ के आए जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता और सीधा घटना की ओर जाए। जटिल, इस जटिल कथानक के उन्होंने 3 प्रमुख अंग माने थे। अब ये महत्वपूर्ण है जिसकी हम चर्चा करके आए, और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि 3 प्रमुख अंग कौन से थे और क्या थे। महान त्रुटि, और इसे अरस्तु ने हेमर्तिया कहा था। ये शब्द भी ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार के यूनानी शब्द आ जाए एग्जाम में तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये महान त्रुटि का ही नाम है जिसे अरस्तु ने हेमर्तिया कहा। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का नायक पूर्ण नहीं हो सकता। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का नायक पूर्ण नहीं हो सकता, त्रासद प्रभाव के लिए उसका अपूर्ण होना आवश्यक है। यहां अपूर्ण का अर्थ है उसमें कोई ना कोई कमी रहनी चाहिए, तभी तो वो नाटक के रूप में होगा, तभी तो वो दुखांतक रूप में हमारे सामने आएगा। तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई अपूर्णता होनी चाहिए।
वो अपूर्णता निर्णय की चूक, आत्मावेश या भावावेश कुछ किसी भी प्रकार की हो सकती है। अहंकारवश कोई निर्णय ले लिया गया हो, भावों में आके ऐसी कोई भावों में डूब के कोई निर्णय ले लिया जो आगे जाके उसको तबाह करने का कारण बनी हो, वो वैभवशाली से उसको रंक बनाने का कारण बनी हो, तो कोई भी ऐसा निर्णय चूक हो सकती है। स्थिति विपर्य। पेरिपेतिया, पेरिपेतिया क्या है? ये इसका यूनानी नाम है, आप समझ रहे हो ना, कोष्टक में जो दिया है ये अरस्तु के अनुसार नाम है। और ये जो है ये स्थिति विपर्य, हमने इसका हिंदी रूपांतरण किया है। तो मुख्य नाम ये था और अब जो हमें किताबों में मिलता है वो स्थिति विपर्य। तो मेनते हमें ये ध्यान रखना है। फिर भी अगर कभी ये आ जाए हेमरतिया क्या था, ये जो कोष्टक में दिए हुए नाम है ये इन्हीं के नाम है जो अरस्तु ने इनका उपयोग किया था। ये यूनानी नाम है एक प्रकार से। बूचर ने इसे भाग्य विपर्य कहा। स्थिति विपर्य यानी अचानक स्थिति का विपरीत हो जाना, जैसी उसको आशा नहीं थी उसके अनुसार, जैसी आशा थी उसके अनुसार ना होकर आशा के विपरीत कार्य हो जाना। जो नायक था उसकी आशा के विपरीत कार्य हो जाना, यानी कि स्थिति विपर्य, स्थिति का विपरीत होना। नायक की आशा और इच्छा के विपरीत कुछ घटित होना। अभिज्ञान, अनगनोरिसिस। अभिज्ञान, अज्ञान का ज्ञान में परिणित होना। इसका अर्थ क्या है? अज्ञान, जिस चीज का, जिस चूक की वजह से वो वैभवशाली व्यक्ति, जो कुलीन व्यक्ति था, वो निर्धन हुआ है या अपने आप को नीचे गिरा के आया है, या उसको इस चीज का ध्यान हुआ है उस नायक को कि मैं किस हिसाब से इस स्थिति में आया हूं, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। इस अभिज्ञान को अर्थ यही लिया जाता है इसका कि अज्ञान का ज्ञान में परिणित होना। उसे इस चीज का भान हो जाता है कि मैंने कहां चूक की है, किसकी बदौलत मेरा भाग्य परिवर्तन हुआ है और किसके अनुसार क्या घटनाएं मेरे साथ घटित हुई है, उसका ज्ञान हो जाता है। जब तक उसके साथ में दुखात्मक घटनाएं घटित हो जाती है, उसके अंत में ये चीजें उसे अनुभूत होती है कि गलती कहां हुई है। और इसे ही अभिज्ञान कहा गया है। त्रासदी के जटिल कथानक में महान त्रुटि, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान तीनों का सद्भाव आवश्यक है। अगर दुखात्मक नाटक जो प्रभावपूर्ण तरीके से हो और उसमें करुण और त्रास भावों को जगाकर विरेचित करना हो, आनंदमयी शांति की अनुभूति करवानी हो, तो उसके अंदर जटिल कथानक होना चाहिए और उसमें ये तीनों स्थितियां बननी चाहिए। पहली महान त्रुटि, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान, तीनों का सद्भाव आवश्यक है। त्रासदी के संगठन संबंधी 4 अंग हैं। हमेशा आप इनमें ज़्यादा उलझे नहीं, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको शायद हम कहेंगे सर को कि टेलीग्राम में ये पीपीटी डाल दी जाए ताकि आपको समझने में आसानी होगी ये क्या चीज़ की, और उस वक्त आप पीपीटी पढ़ो कहीं कंफ्यूज हो तो वापस आके ये क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा कि वास्तविक चीज़ क्या थी। तो जहाँ जहाँ 2-3 बार ये अंग आ गए हैं, मुख्यतः आपको त्रासदी के 6 अंग ही याद रखने हैं। याद ये भी रखो लेकिन अंगों में कंफ्यूज नहीं होना है। वो त्रासदी के नाटक के मुख्यतः अंग थे। और इसके बाद ये क्या है? ये है संरचनात्मक अंग, यानी उस नाटक की संरचना किस प्रकार होगी। आप इसको समझे, जिस नाटक का प्रस्तुतिकरण किस हिसाब से होगा उसके बारे में। वो उसके आंतरिक पक्ष थे, आप समझो जो 6 अंग थे वो उसके आंतरिक पक्ष थे। ये संरचनात्मक, इस नाटक को किस हिसाब से प्रेजेंट करना है वो बाह्य रूप से संरचनात्मक रवैया है। आप आगे देखोगे इसको समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। त्रासदी के संगठन संबंधी 4 अंग, ये त्रासदी के संगठन पर आश्रित हैं। ये त्रासदी का संरचनात्मक विभाजन है, संरचनात्मक विभाजन है जो त्रासदी को बाहरी रूप से 4 भागों में बांटता है। पहला प्रस्तावना, जिसे प्रोलोग कहते हैं, उपाख्यान एपिसोड, उपसंहार एक्सोड और वृंदगान कोरिक गीत। ऐसे समझे, ये इसका आरंभिक भाग है, संरचनात्मक है ना, तो ये इसका आरंभिक भाग है, यानी पहले प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत हो, फिर उपाख्यान यानी जो मेन कथा जो एपिसोड है उसको, फिर उपसंहार यानी अंतिम में उसका एक सार, किस हिसाब से उसके साथ क्या घटनाएं घटित हुई उसको। ये मैं सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, इस भाषा में जाओगे तो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या दे रखी है। अंतिम में इस प्रकार के एक कोरिक गीत वृंदगान होगा नाटक के। आप इसको देख लेना कि ये क्या कहना चाह रहा है कि वह समग्र अंश जो वृंदगानों के बीच विद्यमान होता हो, यानी कि पूरा एपिसोड शुरू प्रस्तावना से लेकर वृंदगान के बीच का जो कथानक भाग है वो। उपसार नाटक का अंतिम भाग है, इसके बाद कोई वृंदगान नहीं होता, यानी कि नाटक की अंतिम घटना इस यूनानी नाटकों में कैटेस्ट्रोफी कहा जाता है। आप इसको देख लेना, मुख्यतः ये 4 अंग जो संरचनात्मक है इन्हें याद रखना है, प्रस्तावना, उपाख्यान, उपसंहार और वृंदगान।
पहला कथानक था। आप अगर एक बार में नहीं समझ पाएँ, क्लास को पुनः देखें, थोड़ा स्पीड के साथ देख लें, ये महत्वपूर्ण है। एक बार समझ में आ गया तो फिर आप किसी भी शब्दावली में नहीं उलझोगे, इसको समझने में आपको आसानी होगी, किसी पाश्चात्य काव्य का डर आपके अंदर से निकल जाएगा। अब हम दूसरा अंग लेते हैं, चरित्र चित्रण। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, इसका आधार पात्रों का आचरण। जिस कहानी को हमने लिया है, जिस कथानक कथा वस्तु को, विषय वस्तु को हमने लिया है, वो तो उसकी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाले पात्रों का आचरण, उन पात्रों को किस प्रकार किरदार दिया जाए, कैसे पात्र की क्या भूमिका होनी चाहिए, और जिस पात्र की जो भूमिका है उसके अनुरूप उनका चरित्र चित्रण देना इसका काम है। इसे एथोस कहते हैं। हम पिछली क्लास में शायद इसको पढ़ के आए हैं कि एथेस पाथोस वो क्या होता है। चरित्र अच्छा हो, पात्र का चरित्र अच्छा हो, ठीक हो, औचित्य का ध्यान रखा जाए, यानी उनमें उचितता होनी चाहिए, यानी उनमें मेल होना चाहिए। जिस प्रकार अगर कोई पुरुष है उसमें शौर्य दिखाया जाए तो अच्छा है, लेकिन कोई महिला में शौर्यात्मक ऐसी गाथाएं बता दी जाए तो फिर उस नाटक की वो उचितता नहीं रह सकती। तो यहाँ औचित्य का ध्यान रखा जाए, जीवन के अनुरूप हो, यानी जो पात्र जिसे जिस हिसाब का किरदार दिया गया है उसी के अनुरूप उसका किरदार होना चाहिए, उसी के अनुरूप वो कार्य करना चाहिए, तो जीवन के अनुरूप हो। और चरित्र में एक रूपता चरित्र में एक रूपता हो। चरित्र में एक रूपता किस प्रकार हो कि अगर शुरुआती नाटक जैसे आरंभ में हमने किसी को राजा बताया है, अंततः जाते जाते उसको ऐसे चित्रित कर दिया जैसे सेनापति हो, तो फिर चरित्र में एक रूपता नहीं रहेगी। तो चरित्र में एक रूपता होनी चाहिए। त्रासदी का आदर्श नायक, इसमें नायक के गुणों का विवेचन त्रासदी के कार्य पर आधारित है। त्रासदी का जैसा कार्य होगा उसी के अनुरूप उसके नायक के गुण होंगे, यही बात कहना चाह रहे हैं। कार्य त्रास व करुण भावों को जगाना, नायक भी ऐसा हो जिसके कृत्य को देखकर ये दोनों भाव जागृत हो। अब ये क्या कह रहे हैं कि कार्य के आधार पर उनके गुणों का विवेचन होगा, लेकिन जिसको हमने जो किरदार दिया है उसका मुख्य लक्ष्य है त्रास और करुण भावों को जगाना, और नायक के हाव भाव को देखकर इन भावों को जगाने में सहायता मिले, इन भावों को जागृत करना। उन पात्रों का, यानी जिन पात्रों का हमने चयन किया है उस नाटक में, उन पात्रों का यही मुख्य रहेगा कि उनके हाव भाव, उनके तौर तरीके से त्रास और करुण भाव जगे, उनको जागृत होने में सहायता मिले। फिर आगे, करुणा तब जागती है व्यक्ति भले ही पूर्णतः निर्दोष ना हो। करुणा कब जगेगी इसके बारे में चर्चा हो रही है कि व्यक्ति भले ही पूर्णतः निर्दोष ना हो, फिर भी अपने दोष के अनुपात में अधिक कष्ट पाता है। त्रास तब उत्पन्न होती है जब त्रास पाने वाला व्यक्ति हमारे सामने हो। अब ये यूं कह रहे हैं कि हमें करुणा कब जगेगी। अब चरित्र चित्रण कर रहे हैं, जैसे दो पात्र लिए हमने, या कोई जो पात्र हमारे सामने मंचित हो रहा है उसका हम नाटक देख रहे हैं, तो प्रेक्षक, यानी जैसे मैं प्रेक्षक हूं, तो मेरे अंदर वो भाव कब जगेगा जब जिस व्यक्ति को दर्शाया गया है, जिस पात्र को दर्शाया गया है, तो उसके चरित्र चित्रण में जितना उसने घटनाक्रम किया नहीं है, जितना उसने गलती की नहीं है, जितनी बड़ी उसकी भूल है नहीं, उससे ज़्यादा उसको कष्ट मिल जाए, तो मेरे मन में बैठे बैठे ये भाव आएगा कि अब इसके साथ गलत हो रहा है, मैं खुद ऐसे चाहूँगा कि खड़ा होकर इसको इस विपदा से बचा लूँ। ये एक प्रकार का करुण या सहानुभूति भाव जगेगा। फिर जिस प्रकार से उसके साथ घटित होता देखकर मैं अपने आप को ऐसे महसूस करवाऊंगा कि अगर इस प्रकार की घटना मेरे साथ हो गई तो मेरे अंदर भय जगेगा। लेकिन वो कब होगा, जब वो पात्र मेरे सामने होगा तब मेरे अंदर भय जगेगा। मैं किसी से सुन लूंगा तो उस प्रकार का भय नहीं जगेगा जितना सामने पात्र को देखकर हम अंदर भय जागृत होता है। अरस्तु के अनुसार आदर्श नायक की निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। अगर कथानक से चूक गया तो आप सीधा सीधा मान के चलें कि चरित्र चित्रण में से सवाल उठेगा और हमने उसको विशेषता के रूप में ले लिया। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, लगभग भूमिका अगर समझ में आ गई है तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कि त्रासदी सिद्धांत है क्या। वह सहज मानव भावनाओं से युक्त हो जिससे प्रेक्षक तादात्म्य स्थापित कर सके। जो आदर्श नायक है उसका चरित्र चित्रण किस प्रकार हो, वो सहज मानवीय भावनाओं से युक्त हो, जो मानव की भावनाओं से जुड़ता हुआ हो और उसके अनुकूल उसको किरदार दिया गया हो, और जिससे प्रेक्षक यानी देखने वाला तादात्म्य स्थापित कर सके, यानी वह व्यक्ति उससे जुड़ सके। ऐसा ना हो कि बहुत तड़क भड़क तरीके से बता दिया जाए और व्यक्ति या जो प्रेक्षक है उसे जुड़ ही ना पाए तो त्रास और करुण भाव नहीं जगेंगे और ये त्रासदी सिद्धांत का लक्ष्य ही नहीं आ पाएगा, फिर विरेचन होगा ही क्या।
वे अत्यंत वैभवशाली, यशस्वी और कुलीन हो, ताकि उसका प्रभाव अत्यंत व्यापक रूप में पड़े। तो ये चर्चा हमने शुरुआत में की, वो बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, वैभवशाली व्यक्ति होना चाहिए, यशस्वी व्यक्ति होना चाहिए, कुलीन व्यक्ति होना चाहिए, तभी उसका एक बड़े समुदाय पर प्रभाव पड़ेगा। अगर बड़े समुदाय पर प्रभाव पड़ेगा तो उस चीज़ को समझने में आसानी होगी, अगर और उसको मंचित करने में भी जो हमें इन इन बड़े लोगों को मंचित करने पर भी लोगों पर एक प्रभाव पड़ता दिखेगा और उस प्रभाव को लोग ग्रहण करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को जो सामान्य है और उसकी स्थिति को पुनः उससे निम्न कोटि यानी गरीब या निर्धन बता दिया, उसे और ज़्यादा साधनहीन बता दिया, जो पहले कभी साधन संपन्न था ही नहीं, तो अगर वो साधनहीन हो गया तो उसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति जिस पात्र को ले रहे हैं, जिस नायक को ले रहे हैं, वो वैभवशाली हो, यशस्वी हो और कुलीन हो, ताकि उसका एक प्रभाव बड़े व्यापक रूप से पड़े। उसके चरित्र में सत्य के साथ असत्य का भी कुछ अंश होना चाहिए। मूलतः सज्जन होते हुए भी वह पूर्णतः निर्दोष नहीं होना चाहिए, यानी वह सज्जन अच्छा पुरुष होता हुए भी पूर्णतः निर्दोष नहीं होना चाहिए। अगर पूर्णतः निर्दोष हो जाएगा तो कहानी कैसे घटित होगी? उसमें पाप या दुष्टता तो नहीं होती, पर कोई ना कोई भूल करने की कमजोरी होनी चाहिए, यानी उस प्रकार एक प्रकार का चारित्रिक कमजोरी ना होकर भी ऐसी भूल जो उसे गिराने में उस वक्त सबसे बड़ी भूल गिनी जाए, ऐसी भूल होनी चाहिए, ताकि वह सत्य के साथ असत्य हो। यहां यह कहा जाता है कि वह सज्जन होते हुए भी निर्दोष नहीं होना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं, सत्य भी हो लेकिन कुछ अंश उसमें असत्य का भी हो, सज्जन भी हो लेकिन पूर्णतः निर्दोष नहीं होना चाहिए, यानी थोड़ा अंश उसमें असज्जनता का भी होना चाहिए। पाप या दुष्ट का भाव भले ही मत हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी भूल करना चाहिए जैसे अहंकारवश, ऐसा वो होगा तो ही ये कहानी बन पाएगी, प्रभावपूर्ण तरीके का आदर्श या नायक रूप ले पाएगा। विचार तत्व ये तीसरा आधारभूत तत्व है। इसमें बुद्धि तत्व और भाव तत्व दोनों का समावेश किया जाता है। अब तीसरा अंग आ चुका है जिसे हम विचार तत्व कहते हैं, और इसमें बुद्धि तत्व तथा भाव तत्व दोनों का समावेशित होता है, दोनों का एक समन्वित रूप होता है। त्रासदी में वस्तुगत और आत्मगत विचारों का कोलाज होता है। ये विचार तत्व के दो रूप हैं, पहला वस्तुगत, दूसरा आत्मगत। आप इसे ऐसे समझें कि विचार तत्व क्या है? पहले कथानक था, पूरी कहानी थी, फिर हमने पात्रों का चयन किया यानी चरित्र चित्रण, पात्रों को अपनी अपनी कैटेगरी में रखा, फिर उसके बाद विचार तत्व, उस जो हम जिस नाटक को ले रहे हैं उसके अंदर समाहित विचार कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के विचार होने चाहिए और कैसे हो, और उन पात्रों को जो हम कथन या विचार देंगे वो किस प्रकार के हो, इसके बारे में चर्चा की गई। तो ये दो प्रकार के होते हैं जिसमें बुद्धि और भाव दोनों तत्वों का समावेश होगा। वो किस प्रकार अपन देखते हैं इनमें कि वस्तुगत और आत्मगत। आत्मगत का अर्थ यूं है जैसे नाटककार खुद समझता है या उस पात्र को समझा दिया जाता है कि आपको इस प्रकार का करना है। कोई भी ज्यादा किसी चीज को ज्यादा नाटककार अपने अनुरूप बता दे, यानी वो आत्मगत रवैया है। वहां किसी चीज को वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं देखा जा रहा है, यथार्थ तरीके से नहीं देखा जा रहा है, बस उस नायक को और या उस पात्र को प्रभावपूर्ण तरीके से बनाने के लिए ऐसे विचार उसमें उसको दिए जाते हैं। फिर दूसरा होता है वस्तुगत। वस्तुगत का अर्थ है जो सार्वभौमिक सत्य हो, सबके लिए एक समान लागू हो, जिसमें जैसे धर्म अधर्म इस प्रकार की कल्पना हो, उसी प्रकार के पात्रों का उसमें नियोजन हो, तो वो वस्तुगत हो जाएगा। चौथा है पदावली। उससे पहले थोड़ा हम पानी पी लेते हैं हमेशा की तरह। चौथा अंग है पदावली। पदावली नाटक में किस प्रकार की पदावली, किस प्रकार के पद्यों का प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार किस रूप में किया जाएगा, उसके बारे में ये पदावली अंग हमें बताएगा। अर्थ शब्दों द्वारा, इसका अर्थ है शब्दों द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति। अरस्तु का मानना है कि ऐसी भाषा हो जिसमें लय एक लयात्मक तरीके की हो, जिसमें सामंजस्य भी हो, उथली पुथली ना हो, एक सामंजस्य एक समान रूप से इस तरह धारा प्रवाह के रूप में हो, गीत का समावेश हो, और जहां जहां जरूरत हो उसे गीतों के माध्यम से भी दिखाया जाए ताकि ज्यादा प्रभाव पड़े। गीत कभी
जो चीज़ एक कथन या एक पद्य नहीं छोड़ सकता, वो प्रभाव गीत छोड़ पाता है। तो एक लयात्मक भाषा सामंजस्य के रूप में और गीतों के माध्यम से उसका उस पदावली को या उस नाटक में इस प्रकार के पद्यों को दर्शाया जाए। त्रासदी सिद्धांत अरस्तु त्रासदी सिद्धांत में अरस्तु छंदोबद्ध विन्यास और अलंकृत भाषा को जरूरी मानते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। छंदों से बंधी हुई क्योंकि पद्य है, और भाषा में अलंकारों का प्रयोग जरूरी रूप से मानते हैं। भाषा शैली के बारे में अरस्तु ने 2 नियमों को तो जरूरी बताया। पहला, प्रसाद संपन्न यानी प्रसाद गुण, और शुद्र नाव। यहां विरोधाभासी बातें कर दी है। अगर भाषा प्रसाद संपन्न होगी तो शुद्र तो होगी। कैसे? जैसे ऐसे इसका अर्थ यूं है कि अगर हम सरल भाषा में लिखेंगे तो वो उत्कृष्टता कैसे प्राप्त कर पाएगी। सहज रूप में प्रसाद संपन्न, सीधी श्रोता को समझ में आ रही ऐसे पद्य लिए जाएंगे तो फिर वो विराटता कैसे ग्रहण करेगी, शुद्र भी होगी। लेकिन यहाँ अरस्तु क्या कहना चाहते हैं, देखो, कवि यदि जन सामान्य भाषा का प्रयोग करेगा तो वह भव्य ना हो पाएगी सामान्य तौर पे, और इसके विपरीत वह अप्रचलित यानी विदेशी शब्दों का या जो उस प्रदेश में प्रचलित नहीं है ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो शुद्र भले ही ना हो पर अस्पष्ट और वागाडंबर युक्त हो जाएगी। अब इसका कहने का अर्थ यह है कि ऐसे पद्यों को लिया जाए जो प्रसाद संपन्न हो और शुद्र ना हो, तो एक संतुलित प्रयोग हो। दोनों का संतुलित प्रयोग कैसे? जैसे जहां यथासंभव जरूरत हो अप्रचलित शब्दों का भी उपयोग लिया जाए, और जहां जैसे शब्दों का जरूरी हो वैसा लिया जाए, लेकिन प्रसाद संपन्नता को ज्यादा महत्व दिया जाए, और ऐसे शब्दों का जो संतुलित प्रयोग करके उसको शुद्र होने से भी बचाया जाए। त्रासदी में भाषा भव्य और अलंकृत तभी होगी जब कवि में प्रतिभा होगी। देखो, इस बात को अच्छे से समझो अपन कि अगर प्रसाद संपन्न रचना करनी है और उसको शुद्धता से बचाना है तो एक ही रूप है। क्या है कि अगर उस कवि में प्रतिभा होगी तो वो भाषा को भव्य बना देगा, यथासंभव अप्रचलित शब्दों का प्रयोग कर लेगा, यथासंबित ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेगा जो जरूरी है और जो अर्थ स्पष्ट करने में बाधा भी नहीं उत्पन्न करेगी इसी हिसाब से, और अलंकारों का भी प्रयोग करेगा सहज रूप से अच्छे तरीके से। तो कब कर पाएगा? जब कवि में प्रतिभा होगी। संगीत या गीत, किस प्रकार के गीतों का चयन किया जाए इसके बारे में ये 5वां अंग बताएगा हमें। अरस्तु ने संगीत अनिवार्य माना ताकि प्रभाव छोड़ सके, वह दुखात्मक नाटक ज्यादा प्रभाव छोड़ सके। इसके लिए इस बार संगीत को अरस्तु ने अनिवार्य माना। इसके द्वारा त्रासदी का विषय और वातावरण अधिक गंभीर, प्रभावशाली और भव्य हो जाता है। यही बात है, संगीत अगर लेंगे तो उसका जो वातावरण यानी कि जो मंचित कर रहे हैं वो और ज्यादा प्रभावपूर्ण होकर हमारे सामने आएगा। अब दृश्य विधान का यह अर्थ है कि उस दृश्य का विधान कैसे किया जाए, किस प्रकार से उस नाटक को दिखाया जाए, क्या तरीका रहेगा इसके बारे में, यानी जो उसका रंगमंच है किस प्रकार का हो, नेपथ्य के बारे में, लाइटिंग के बारे में, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में बताएं। वो 5 अंग थे जो उसके आंतरिक अंग थे, आप इसको समझो, वो कलात्मक अंग थे, उसकी कसौटी के अंग थे। लेकिन दृश्य विधान है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जरूरी भी है। कैसे? ये सबसे कम कलात्मक अंग है और इसका संबंध कवि के बजाय मंच शिल्प की कला से अधिक है। वो मंच का स्वरूप पैदा करता है, कवि के अंदर से वो कवित्व या कलात्मक तरीका नहीं देता जो 5 अंग ये देते हैं। ये नाटक के प्रभाव में वृद्धि कर सकता है परंतु स्वयं उत्पादक कारक के रूप में नहीं आ सकता। ये उसका प्रभाव यानी जैसे लाइटिंग या रंगमंच अगर अच्छा सुसज्जित होगा तो उसके प्रभाव में वृद्धि करेगा, लेकिन स्वयं अपने ओर से कोई उत्पादक कारक के रूप में नहीं होगा। अरस्तु ने इस अंग पर सबसे कम लिखा है और इसी कारण इसे कम महत्वपूर्ण भी माना जाता है। अगर इन 6 अंगों में से किसे कम अगर आंका जाता है या कम कलात्मक है तो वो दृश्य विधान है। आपको सिर्फ यही चीज ध्यान रखना है। और दृश्य विधान में क्या है? रंगमंच को, लाइटिंग को, उसको सजाने का कार्य, साज सज्जों का कार्य दृश्य विधान अंग में होता है। अब हमने पूरे इस त्रासदी सिद्धांत को पढ़ा और उनके जो 6 अंग थे उनके बारे में डेप्थ में जाके देखा कि क्या अंग क्या कह रहा है, और इसकी एक भूमिका के रूप में भी हमने पढ़ा कि वास्तविक त्रासदी सिद्धांत है क्या, ये हमें क्या कहना चाह रहा है, इसका लक्ष्य क्या है। तो अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। अब क्लास का अंतिम रूप है, फिर उसके बाद हम PYQs देखेंगे
और हम समझेंगे कि किस प्रकार के सवाल त्रासदी में पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है त्रासदी, ये पहली बार स्कूल लेक्चरर में जोड़ा गया है। इससे पहले कॉलेज लेक्चरर में था। तो यहाँ से जितने भी पहले सवाल आए हैं वो कॉलेज लेक्चर के होंगे। तो हमें ये समझ के चलना है कि उससे कठिनतम रूप तो नहीं आएगा, उससे सरल ही हमारे जो सवाल आएगा वो सरल रूप में आएगा, उससे कठिन नहीं आएगा, या फिर उस स्थिति में आ सकता है। तो हमें एक दृष्टि मिल जाएगी किस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। अनुकरण द्वारा त्रास व करुण भावों को जगाना त्रासदी में आनंद की उत्पत्ति है। इसका मुख्य लक्ष्य ही त्रासदी का ये है कि उस कार्य व्यापार के अनुकरण द्वारा त्रास व करुण भावों को जगाना और फिर उनका शुद्धिकरण यानी विरेचन करना। त्रासदी का आनंद भावजन्य और कलाजन्य दोनों प्रकार का होता है। भावजन्य कैसे? जैसे जिस नाटक को हम देख रहे हैं, जिस दुखात्मक नाटक को देख रहे हैं, तो करुण और त्रास भावों को जगाना, ये भावजन्य हमारे अंदर उन भावों को जगा रहा है। तो ये रूप तो हो गया भावजन्य। अब कलाजन्य कैसे? उस नाटक को देखकर हम कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ कलात्मक तरीकाएं सीख रहे हैं कि पात्र कैसे बोल रहा है, हम भी उसी के अनुरूप बोल सकें। जैसे कभी कभी हम कोई एपिसोड देख के उसके अनुरूप बोलने की कलाएं विकसित करते हैं, यही वो तरीका है कि ये कलाजन्य भी होते हैं। त्रासदी का आनंद दोनों प्रकार से हम उस कलात्मक तरीके से बोल के अपने आप को आनंद अनुभूति करते हैं कि जैसे हमने उसी पात्र के अनुकूल कार्य किया या उसी के अनुरूप बोल के दिखाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी अगर इस नया सवाल बना तो ये यहाँ से बनेगा कि त्रासदी के प्रभाव की मनोवैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? तो आई.ए. रिचर्ड ने की थी। और उनका कहने का एक कोटेशन मिलता है कि दया प्रवृत्ति मूलक भाव है और भय निवृत्ति मूलक। दया प्रवृत्ति मूलक कैसे? जैसे हमने चर्चा की थी कि अगर हम किसी को सामने दुखी देख रहे हैं, उसको दुख को हम वहाँ झट से जाके निवारण करने की कोशिश करेंगे कि भाई इसने अपने दुखों के अनुपात से ज़्यादा ये कष्ट सहन कर चुका है, जितनी उसने गलती की नहीं उससे ज़्यादा। तो हम अगर हमारे अंदर दया या करुणा का भाव आएगा, सहानुभूति होगी, तो हम उसमें प्रवृत्त होकर उसे जल्दी से जल्दी उसको निकालेंगे वहाँ से कि नहीं नहीं, आप इसको अब ज़्यादा दुख ना दीजिए, इसके अनुरूप में जितना इसने भूल किए उतना उसे दुख मिल चुका है। तो ये प्रवृत्ति मूलक हो गया। हम जाके हम अपने आप हिसाब से उसको निकालने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार की चेष्टा हमारे मन में होगी। फिर भय निवृत्ति मूलक कैसे? उस स्थिति को यानी उस भयात्मक स्थिति को हम अपने अंदर महसूस करके हम भागना चाहेंगे, वहां से दूर हटना चाहेंगे कि कहीं ऐसी स्थिति हमारे अंदर ना हो जाए। हम उस दृश्य को उस वक्त रोक के मन ही मन में सोच के भागना यानी दूर भागने की प्रवृत्ति हमारे मन में जगेगी। त्रासदी और महाकाव्य में भेद। अब त्रासदी क्या है और महाकाव्य क्या है, उसको मैंने शॉर्ट में लिया ताकि आप समझ सकें कि त्रासदी क्या कह रही थी, त्रासदी में क्या होता है और महाकाव्य में क्या होता है। कभी ऐसे अगर तुलनात्मक सवाल बन गया तो फिर ऐसा ना हो कि हमारा सवाल चूक जाए। तो हमने इसको तुलनात्मक दृष्टि से देखा है, आप इसे समझे। एक और त्रासदी लिया है, एक और महाकाव्य। रचना नाट्य शैली में नाटक के रूप में होगी, यानी हमें इसे मंचित करेंगे, नाटक के रूप में उसकी रचना होगी, उसकी शैली होगी वो नाट्य शैली में होगी। ये समाख्यान शैली में, यानी इसको हम बोल के पढ़ के सुनाएंगे। सामने श्रोतागण बैठे हैं, कथावाचक जिस प्रकार कथा करता है उसी हिसाब से ये महाकाव्य का वर्णन होता है। ये दृश्य काव्य, इसको हम देखते हैं, और ये श्रव्य काव्य जिसको हम सुनते हैं केवल। अति प्राकृतिक तत्वों का समावेश नहीं और समावेश होता है। कैसे? जैसे हम दुखात्मक नाटक मंचित कर रहे हैं तो उसमें 30,000 फीट गहरा गड्ढा दिखाना, कैसे बताओगे? ये अति प्राकृतिक तत्व हो गए। तो इसमें कुछ नहीं, मुंह से बोला और बता दिया हमने। इसमें इसका समावेश किया जा सकता है अति प्राकृतिक तत्वों का, लेकिन इसमें इन प्रकार के तत्वों से बचना होता है। कौतूहल कम और कौतूहल अधिक। किसी भी प्रकार की अवान्तर कथाएं जोड़ दो महाकाव्य में, बोलना है, बोल के उनको वापस समेट लिया जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कौतूहलता लाने से उसका प्रभाव या उस नाटक की कसौटी कमजोर पड़ जाएगी। दुखात्मक आवश्यक, इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि वो दुखात्मक होना चाहिए, तभी तो करुण और त्रास भाव जगेंगे और फिर उनका विरेचन होगा। मुख्य लक्ष्य यही है। तो इसमें आवश्यक है दुखात्मक, इसमें कोई आवश्यक नहीं। दुखात्मक भी हो सकता है, सुखात्मक भी हो सकता है। चरित्र में कुछ ना कुछ दोष हो, इसमें दोष आवश्यक है, नहीं तो वो जिस नायक की हम कल्पना कर रहे हैं, जिस कहानी की हम कल्पना कर रहे हैं, वो मंचित ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? चरित्र में दोष नहीं होगा तो घटना घटित नहीं होगी, घटना घटित नहीं होगी तो विषय वस्तु क्या होगी फिर, और इसमें आवश्यक नहीं है।
चरित्र में दोष हो ना हो किसी प्रकार को, ये तो महाकाव्य है, इसको तो बोल और पढ़ के सुनाना है। और इसमें अगर दोष नहीं हुआ है तो भी हम कहानी के रूप में सुना सकते हैं, लेकिन अगर दोष नहीं हुआ है तो हमारा इसमें लक्ष्य ही नहीं पूर्ण होगा करुण और त्रास भावों को जगाना। आनंद, चलो ये अलग है, ये 4 नंबर फैक्ट था, ये 5 नंबर है, ये इसके साथ जुड़ गया, आप यहां से समझे। आनंद को 2 प्रकार का माना था अरस्तु ने। कैसे? पहला शुद्ध आनंद, दूसरा आकस्मिक आनंद। ये सिर्फ समझने के लिए है, कभी कभार ऐसा सवाल भी आ जाए तो आप समझ लोगे तो इसको भूलोगे नहीं कि अरस्तु ने आनंद को 2 रूप में कैसे माना था। पहला शुद्ध आनंद, जो हम जैसे पिता का अपने पुत्र के प्रति, माता का अपने पुत्र के प्रति, बाप का अपनी बेटी के प्रति, या प्रेमिका अपने प्रेमिका के प्रति, ये शुद्ध आनंद, ये एक प्रकार का शुद्ध आनंद माना जाता है। लेकिन आकस्मिक आनंद, जिसकी कभी कभी अनुभूति होती हो, इसका अर्थ क्या है? आकस्मिक का अर्थ यूं है कि आप एक ऐसे कोई झमेले में पड़ गए जिससे आप निवृत्त होना चाह रहे हैं और काफी टाइम से आप कर रहे हैं, कोशिश नहीं हो पा रहे थे, और अचानक जिसको आपको पता ही नहीं चले कि जिसकी हमने कोशिश की वो निकल गया, तो अचानक जिससे हम निवृत्त होते हैं और वो जो आकस्मिक आनंद मिलता है, तो इसे आकस्मिक आनंद का रूप कहा जाता है, इसी अनुभूति को। अब त्रासदी के PYQs ले रहे हैं। देखो मित्रों, मैंने पूरी कोशिश की है, तीनों टॉपिक लिए, उनको व्याख्या सहित पढ़े और ऐसा मैटर दिया है, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से आपका सवाल भी आएगा और समझ की तो मैंने पूरी कोशिश की है, जहाँ जहाँ समझाना हो पूरा समझाया है और सारगर्भित मैटर आपके समक्ष लेके आए। और आज का जो टॉपिक था त्रासदी, पहली बार स्कूल लेक्चर में जुड़ा है और मेरे साथियों के आग्रह पे मैंने इसको अच्छे से तैयार करके आपको समझाने का प्रयास किया है, और आप इसे समझे होंगे कि किस प्रकार एक वैभवशाली व्यक्ति की कहानी ली जाती है और उस व्यक्ति को फिर वैभवशाली व्यक्ति में किसी दोष की परिणति से उसे गिरते हुए निचले पायदान पे आते हुए दिखाया जाता है, और अंत में श्रोताओं या दर्शकों को ये चीज़ अनुभूत करवा के करुण और त्रास भावों को जगा के उनका विरेचन किया जाता है। और उसमें कथानक, विचार, जो चरित्र चित्रण, इस प्रकार के 6 अंगों का हमने विवेचन भी किया था। कथानक कितना महत्वपूर्ण था उसकी हमने जानकारी ली थी। कथानक यानी उस विषय वस्तु में ही 3 प्रकार की चीज़ें आती है। पहली महान त्रुटि, दूसरी स्थिति विपर्य, यानी किस त्रुटि के मार्फत उस वैभवशाली व्यक्ति क्या त्रुटि की जिसके मार्फत उस व्यक्ति की स्थिति विपर्य यानी उसकी भाग्य बदला, जिसकी उसे आशा नहीं थी। उसके बाद में वो दुखात्मक घटना घटित होने के बाद में उसे अभिज्ञान यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मुझे कहाँ किस वजह से आज मेरी ये दशा हुई है। तो इस प्रकार हमने इस पूरे टॉपिक को भी पढ़ा है। आपको कैसा लगा ये हमारा प्रयास, आप इसे ज़रूर बताइएगा। आप इन तीनों टॉपिकों का अध्ययन कीजिए, आप इसे समझने की चेष्टा कीजिए, आपको ये 3 सवाल ज़रूर मिलेंगे। अगर लास्ट में अंतिम दिनों में है तो आप इसको स्पीड के साथ देखिए, फिर इस PDF को पढ़िए। अगर किसी ने अभी तक टॉपिक नहीं पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा है और एक बार इसको पढ़ने के बाद अंदर से नहीं इनसाइड एक थ्योरी विकसित होती है, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा पढ़ाना सफल हुआ और मेरा समझाना सफल हुआ। तो अब इसके PYQs देख लेते हैं त्रासदी सिद्धांत के। पहले हमने व्याख्या देख ली, अब PYQs देख लेते हैं कि PYQs में क्या क्या आता है। देखो पहला ही मित्रों यही सवाल आया है कि अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए, यानी कितने अंग स्वीकार किए थे? 5, 6, 7, 8, 6 अंग थे। कथानक, चरित्र चित्रण, विचार तत्व, पद योजना और संगीत और दृश्य विधान। तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 2। फिर त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है। दृश्य विधान, पदावली व भाषा परिष्कार अनुकरण का विषय है। क्या मित्रों हमने अरस्तु के कला संबंधी वर्गीकरण यानी उनके भेदक तत्व देखे थे? विषय, माध्यम और पद्धति, रीति या तरीका जो भी था, ये तीनों भेदक तत्व देखे थे। फिर उस विषय में क्या आ रहा था, पद्धति में क्या आ रहा था, और जो तरीका या रीति थी उसमें क्या आ रहा था, अगर ये हम समझ चुके हैं या उनको याद रख पाए हैं, और अगर नहीं रख पाए तो आप उसको याद कर लीजिए। ये सवाल वहीं से आया है। जैसे दृश्य विधान, पदावली, भाषा परिष्कार अनुकरण के विषय थे? बिल्कुल नहीं। दृश्य विधान पद्धति के अंतर्गत था। दृश्य विधान पद्धति के अंतर्गत था।
फिर पदावली, गीत, चरित्र अनुकरण के विषय थे? नहीं, पदावली और गीत उसके माध्यम थे, भेदक तत्व के अंतर्गत माध्यम थे। और चरित्र ये जरूर उसका विषय था, लेकिन अकेले चरित्र को देखकर इन तीनों को साथ में समाहित नहीं कर सकते, यानी कि विकल्प 1 होगा नहीं, विकल्प 2 होगा नहीं। आगे बढ़ते, कथानक, चरित्र व विचार अनुकरण के विषय थे। बिल्कुल सही बात है। कथानक, चरित्र और विचार किसके माध्यम से वो दिखाया जा रहा था? वो पदावली, गीत यानी भाषा के माध्यम से दिखाया जा रहा था। और विषय क्या था? विषय वस्तु क्या थी? उसमें कथानक, चरित्र और विचार तत्व सम्मिलित थे और ये उसका विषय था, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3। भाषा परिष्कार, दृश्य विधान, कथानक अनुकरण के विषय हैं? बिल्कुल नहीं, ये बात सत्य नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कथानक के अंतर्गत अरस्तु त्रासदी का सबसे प्रबल रागात्मक तत्व किसे मानते हैं? ये बहुत लेटेस्ट सवाल है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में पूछा गया है। अब हमें समझना है कि कथानक में क्या, कार्य व्यापार की अनुवृत्ति, समुचित कर्म योजना, स्थिति विपर्य अथवा अभिज्ञान, सहजता और कौतूहलता। अब एक बात यहां समझेंगे अपन कि अगर सीधा पूछ लिया जाता कि त्रासदी का सबसे रागात्मक तत्व क्या है, तो वहां आ जाते भय और करुण भाव। ठीक है, लेकिन यहां पूछा है कथानक के अंतर्गत, यानी इनसे ये कहां से उत्पन्न होते हैं, ये हमें देखना इस प्रश्न में। तो यहां उत्तर होगा स्थिति विपर्य और अभिज्ञान, क्योंकि ये चीजें कहां से उत्पन्न होगी? महान त्रुटि से, फिर स्थिति की विपरीतता दिखाई जाएगी और अंत में अभिज्ञान होगा। यानी ये इस दुखात्मक का मूल मर्म है। और भय और करुण भाव इन्हीं के मार्फत जो उद्भुत हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। और इसी के क्रम में हमने जटिल कथानक लिया था, उनमें इन दोनों की अनिवार्यता मानी थी, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होंगे तो भय और करुण भाव जागृत नहीं हो पाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अरस्तु के काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? 3 कथन सही है और 1 कथन असंगत है। पढ़ लेते हैं। त्रासदी के मूल भाव त्रास और करुणा होते हैं। चलो रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। वे त्रासदी के नायक के लिए पूर्णतः साधु और सदाचारी होने की बात करते हैं। ये पूर्णतः तो बात ही गलत है। पूर्णतः साधु हो जाएगा तो घटनाक्रम आगे कैसे बढ़ेगा, कहानी कैसे बन पाएगी, कथानक यानी वो नाटक की रूप कैसे ले पाएंगे, उसको कथा वस्तु, विषय वस्तु कैसे बना पाएंगे जो दुखात्मक हो सके। तो इस ये बातों को जची नहीं, ये बात ठीक थी। एक बार आगे बढ़ते हैं। फिर वे त्रासदी और महाकाव्य दोनों को ही श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों को भी वो मानते हैं कि त्रासदी और अनुकरण दोनों को ही श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं। फिर आगे, त्रास और करुणा के भावों को पहले उद्भुत तथा बाद में इनका विरेचन, मानव मन का परिष्कार करना त्रासदी का मुख्य उद्देश्य है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये कथन सही है, ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। तो असंगत हो गया विकल्प नंबर 2। त्रासदी की प्रमुख विशेषता नहीं है, वापस वही बात है, 3 विशेषता है, 1 नहीं है। त्रासदी में कार्य व्यापार वर्णीय होता है, अभिनय नहीं। क्या ये बात जची है? चलो एक बार आगे देखते हैं, फिर इसको वापस आते हैं। यहाँ त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है, बिल्कुल सही बात है। उस कथा वस्तु का अनुकरण है, व्यक्ति विशेष का नहीं। त्रासदी की भाषा लय, सामंजस्य, गीत आदि से समन्वित होती है, ये बिल्कुल बात सही है, हमने पीछे पढ़ के आए हैं। त्रासदी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय वस्तु यानी कथानक होता है, यानी कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। लेकिन ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि कार्य व्यापार वर्णीय नहीं, अभिनीत होता है, अभिनय होता है। तो ये उल्टा हो गया है, विकल्प नंबर 1 इसका उत्तर होगा। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण अंक क्या है? महत्वपूर्ण अंक की हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद हो, जिसे हमने आत्मा भी स्वीकार किया था। चरित्र, कथानक, विचार, दृश्य। महत्वपूर्ण अंक कथानक होगा, कथा वस्तु होगा या विषय वस्तु होगा। जो उसका महत्वपूर्ण होगा वही उस दुखात्मक कहानी की या दुखात्मक नाटक की आत्मा है। कहानी में शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो
जो इसकी आत्मा है वो कथानक है, उस नाटक का जो कथा वस्तु है वो उसकी आत्मा होगी, और यहां इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 2। त्रासदी संबंधी अरस्तु की मान्यताओं के विरुद्ध कथन असंगत देखना है। 3 संगत होंगे, एक असंगत होगा। त्रासदी में कार्य व्यापार वर्णीय होते हैं, अभिनय नहीं। ये बात जस्ट हम देख के आए, यानी कि ऐसे सवाल वापस भी आते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में संस्कृत शिक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो पहला विरुद्ध कथन है ये पहला हो गया, लेकिन तीनों और भी देख लेते हैं क्या है। त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है, बिल्कुल सही बात है। यह कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत, इन तीनों शब्दों को हमने व्यवस्थित लिया था, उनकी व्याख्या भी की थी। त्रासदी की भाषा, लय, सामंजस्य और गीत आदि से समन्वित होती है, बिल्कुल सही बात है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के द्वारा निम्नलिखित में से किन मनोविकारों का उद्रेक कर उनका उचित विवेचन किया जाता है। करुण और त्रास पहला ही आ गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर लाभ, ये चीजें नहीं होगी। तो विकल्प नंबर 1। अरस्तु का काव्यालोचक ग्रंथ कौन सा है। अब हमें देखना, ये भी कॉलेज व्याख्या था, 2014 में आ चुका है। पहला पेरीपोइटिकेस, ठीक है। आगे चलते हैं एक बार। पेरीहुप्सुस, ये रचना किसकी थी, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताइए। इसके बारे में हमने पूरा एक टॉपिक लिया था और उसको समझे थे। प्रोलेटेरियन ये क्या है, ये मार्क्सवादी विचारधारा का एक शब्द है, और इसका अर्थ होता है सर्वहारा, यानी जो शोषित वर्ग है उसके लिए एक प्रतीक शब्द है प्रोलेटेरियन। बायोग्राफी लिटरेलिया, ये कोलरिज की रचना है, ये कोलरिज की रचना है। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा 1, पेरीपोइटिकेस। ये अरस्तु का काव्यालोचक ग्रंथ है। इसके बारे में हमने अनुकरण सिद्धांत में भी पढ़ा था और आज भी पुनः इसको याद कर रहे हैं। चलो मित्रों, ये क्लास हमारी आज होती है पूरी। चलो मित्रों, आपको ये प्रयास कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने अपने साथियों के अनुरोध पे इस कार्य को प्रणीत किया था। ये अच्छा है, बुरा है, भला है, इसका जो निर्धारण है वो आप सबके हाथों में है। आप सब इसके बारे में ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रयास किस प्रकार लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।